Hello, dear students, once again welcoming you all to this awesome platform of education that is MK Gen classes. और बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन दी ह्यूमन वेलफेयर, और जिसमें बेटा हम लोग माइक्रोब्स के बहुत सारे यूजेस कर चुके हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विद दी यूजफुल माइक्रोब्स। तो हम लोगों ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देख लिए जहाँ पे माइक्रोब्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमने इंडस्ट्रीज़ की बात कर ली। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, क्या स्टार्ट किया था कि सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसमें भी माइक्रोब्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो कैसे हेल्प कर रहे हैं वो आज हमें देखना है। तो सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। और सीवेज होता क्या है, एमसी से जो इम्प्योर वाटर निकल रहा है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो भी डर्टी या इम्प्योर वाटर निकल रहा है along with the excreta, क्या होता है उसके अंदर, that contains the organic matter in the form of human excreta। और उसके अंदर क्या होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स नहीं, हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं विच में कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ सेवियर डेडली डिजीजेस। तो इन चीज़ों का सफाया करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीवेज को ट्रीट क्यों करना पड़ता है, सीवेज को जैसे मैंने कल बताया था ना, उठा के हम लोग आसपास जो नियर बाय रिवर है वहाँ पे फेंक सकते हैं, है ना। लेकिन क्या वो करना ठीक रहेगा, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स को भी पोल्यूट कर रहे हैं। रिवर के अंदर जितना भी बेटा हमारे पास जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, रिवर्स की जो बायोडाइवर्सिटी है हम उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स जाएंगे तो रिवर के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पनप रहे हैं, वो सारे के सारे भी उन पॉल्यूटेंट्स की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। दूसरा, इन रिवर्स का पानी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी, है ना कहीं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो पोल्यूटेड वाटर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अगेन ये हार्मफुल सारे माइक्रोब्स और ये सब गंदी मंदी चीज़ें सब हमारे ही पास आ जाएंगी वापस से। तो इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट दी सीवेज, कि सीवेज को हमें ट्रीट करना ही करना पड़ेगा। तो क्या हम फुली कर सकते हैं, वैसे तो बेटा देखो आजकल जैसे बड़ी सोसाइटीज़ बनती हैं या कहीं पे भी बनती हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या उनको उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए उससे पहले उसमें चेक करते हैं ना कि एसटीपी लगा है या नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है या नहीं। कि अपनी ही माना एक बहुत सारी सोसाइटी है, 300 to 500, मतलब जो मर्जी लगा लो, एक बड़ी सारी सोसाइटी जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पे भी क्या होते हैं, अपने एसटीपीज़ लगे होते हैं कि वहाँ से जो डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहा है, जो सीवेज निकल रहा है, उसको वहीं की वहीं पे ट्रीट कर दिया जाए और उस पानी को वहीं की वहीं रीयूज़ कर लिया जाए। तो ये तो आज की बेटा अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि जब तक हम सीवेज को ट्रीट नहीं करेंगे वो क्या है, पोल्यूशन फैलाता रहेगा, आसपास गंदे बैड ओडर्स फैल जाएंगे, है ना, कितनी सारी डिजीज़ का ब्रेक डाउन आउटब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जनरल नॉलेज की चीज़ें आप जो पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हाउ सीवेज इज ट्रीटेड। अच्छा, सीवेज कैसे ट्रीट होता है उससे पहले हम लोग डील करेंगे बेटा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, हमने मुद्दे से नहीं भटकना है। इन दिस चैप्टर वी आर डीलिंग विद दी माइक्रोब्स। कुछ थे जिन्होंने हमें हार्मफुल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हेल्प की, कुछ थे जिनके बेसिस पे पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज हम लोग रन कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने आसपास का जो पोल्यूशन है इन दी फॉर्म ऑफ सीवेज, जो सीवेज को हम ट्रीट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो पहले भी हमने पढ़े थे कौन कौन से माइक्रोब हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आज हम देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में हमें कौन से माइक्रोब्स हेल्प करेंगे। बेटा सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ना हमारे पास होते हैं एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब समझते हैं क्या होते हैं, ट्वेल्थ क्लास में। अब तो आपको पता है एरोबिक माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक्टिव रहते हैं। क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर देयर एक्टिविटी, उनको हम बोलते हैं ना एरोब्स। तो वो एरोब्स ही यहाँ पे चाहिए होते हैं। और कौन से एरोब्स होते हैं बेटा यहाँ पे, उन एरोब्स को हम यहाँ पे बोलते हैं फ्लॉक्स। कौन हेल्प करेंगे बेटा हमें सीवेज ट्रीटमेंट में, फ्लॉक्स हेल्प करेंगे। और वो कैसे हेल्प करेंगे, और होते क्या है फ्लॉक्स, फ्लॉक्स क्या होते हैं ना बेटा, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, किससे, मैश लाइक स्ट्रक्चर consisting of aerobic bacteria and fungal filaments।
तो कुछ फंजाएं हैं बेटा, वो अपना जाल बिछा लेते हैं, उनके जो हाइफे आप समझते हो ना, माइसीलियम, उनके जो फिलामेंट है, फंजाई के फिलामेंट, और उन्हीं के साथ कुछ बैक्टीरिया उनके अंदर ट्रैप होते हैं, तो एक मैश लाइक, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर ये अपना बना लेते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया कैसे हैं ये ऑर्गेनिज्म, दीज आर एरोबिक। तो बैक्टीरिया और फंगस को मिला के हम यहाँ पे इस मैश लाइक स्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। तो फ्लॉक्स के लिए क्या मस्ट हैव कंडीशन है कि ऑक्सीजन होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाले जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे हमें हेल्प करेंगे इन दी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब सीवेज को बेटा ट्रीट, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने कल डायग्राम वैसे ही देख लिए थे, ये किसका डायग्राम है, एक एसटीपी, पूरा एसटीपी का प्लांट है ये, है ना, ये क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पिक्चर है पूरा। और ये आपको क्या दिखाया हुआ है, दिस इज दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है मैम, चलो पहले आगे बढ़ते हैं फिर बताती हूँ। हाउ सीवेज इज ट्रीटेड, हम सीवेज को कैसे ट्रीट करेंगे। अब सीवेज को ट्रीट करने के लिए ना बेटा हमारे पास हैं 2 स्टेप्स। सीवेज को ट्रीट करेंगे हम इन 2 स्टेप्स। कौन से हैं वो 2 स्टेप, एक होता है बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इस प्राइमरी ट्रीटमेंट को बेटा हम और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज दी फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्टेप होता है बेटा दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी तो होगा ही होगा, सेकेंडरी या जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, इसके नेम से आपको पता चल रहा है। प्राइमरी का मतलब पहले ये वाला स्टेप होगा, प्राइमरी पहले प्राइमरी आएगा ना, बाद में सेकेंडरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिजिकली ट्रीट करेंगे सीवेज को। फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी फिल्टरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसकी मल्टी स्टेप फिल्टरेशन। क्या फायदा होगा बेटा फिल्टरेशन करने से, जो भी, क्योंकि देखो पानी के अंदर काफ़ी सारा सॉलिड वेस्ट है जो वो मिला हुआ है, तो जब हम उसको सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे क्या करेंगे, वाटर को और सॉलिड वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वो सॉलिड वेस्ट हमने पहले एक मैश लगाया, कुछ सॉलिड वेस्ट रह गया, आगे पानी निकल गया, फिर अभी उस जो पानी निकला है उसमें अभी भी बहुत सारा वेस्ट है जो थोड़े से छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उससे बारीक मैश लगा दी, उससे वो बारीक वाले भी छन जाएंगे, फिर उससे भी बारीक मैश लगा दी जितनी बारीक हम लगा सकते थे, और वो ऑलमोस्ट जो है सॉलिड मैटर जो है उसमें छन जाता है। अब वो छन गया, लेकिन उसके बाद भी हमें पता कुछ पार्टिकल जो पानी के अंदर घुले हुए रह गए, जो छनने से नहीं छनेंगे, जो किसी भी मैश से नहीं छनेंगे, सेपरेट नहीं होंगे, उनका फिर हम क्या करेंगे, उनकी हम करवाएंगे बेटा सेडिमेंटेशन। क्या करवाएंगे, उनकी हम सेडिमेंटेशन। ये लो, समझ में आया। तो इसमें 2 ही स्टेप होंगे फिजिकल में, हमें सिर्फ क्या करना है, पानी के अंदर से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने की कोशिश करनी है। तो पहले प्राइमरी लेवल पे हम उसको फिल्टरेशन से और सेडिमेंटेशन से करेंगे, फिर जब उतना काम हो गया फिर फर्दर हमें पता है अभी भी इसके अंदर बहुत सारे बीमारी वाले माइक्रोब्स तो है ना, वो क्या वो पानी पीने के लिए फिट है या यूज़ करने के लिए नहीं है ना। सिर्फ फिजिकल फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन से वो फिट तो नहीं हुआ, वो पानी अभी भी गंदा पानी है। फिर हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट इट बायोलॉजिकली। और बायोलॉजिकल में हम क्या करवाएंगे, उसकी एरोबिक डाइजेशन। क्या करवाएंगे, एरोबिक डाइजेशन ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, उसके बाद वो कुछ थोड़ा सा ट्रीटेड हो जाएगा और उसके बाद इट इज़ रेडी कि अगर आपको, अगर तो आप इसके बाद सेकेंडरी के बाद एक टर्शरी ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, क्लोरीन वगैरह, और टर्शरी ट्रीटमेंट का भी पूरा एक बड़ा सेटअप होता है, अगर आप वो देते हैं तो आप उसको पीने लायक पानी भी बना रहे हैं, अगर आप टर्शरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो सेकेंडरी के बाद तो इट इज़ रेडी कि आप उसको अब रिवर्स के अंदर छोड़ सकते हो, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं।
ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 2 स्टेप प्रोसेस को ना हम फिजिकली देखेंगे विद दी हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी फिल्टरेशन, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे होता है, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखो हाउ सीवेज इज ट्रीटेड। एसटीपी का ना कुछ इस तरह का सेटअप होता है, ये बिल्कुल इंटरनल और आपको वैसे दिखाया है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, है ना। तो किस तरह से होता है बेटा, देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, अभी आपको ये है, ये वाली जो प्रोसेस है ना, इतनी इतनी, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज दी प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये पता है ना किसका साइन लगा रही हूं मैं, प्राइमरी का। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। देखो क्या हुआ, ये जो जितना भी गंदा जो भी सीवेज था, गंदा ही होता है सीवेज, तो सीवेज को हमने कहाँ पोर कर दिया, सबसे पहले इन दी ग्रिड टैंक। तो ये क्या आ रहा है, सीवेज। सीवेज टैंक सारे आके कहाँ पे खुल रहे हैं, इस ग्रिड टैंक के अंदर। इसके अंदर क्या लगी हुई है बेटा, मैश लगी हुई है। देखो एक ही मैश लगा के इन्होंने काम चला दिया। यहाँ पे ना 3-4 अलग अलग तरीके की होती हैं। पहले जिसमें मोटे छेद होंगे, मोटा मोटा सामान निकल गया, फिर उससे बारीक वाली लगाते हैं, थोड़े उससे बारीक वाले पार्टिकल छन गए, फिर सबसे बारीक वाले लगाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो मोटे मोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सब तो सेपरेट हो गए, चलो हो गए। तो यहाँ पे पानी आपको क्या लगने लगा कि अब इसमें मोटा मोटा कुछ नहीं है, छन गया है, लेकिन अभी भी ये पानी साफ़ नहीं है। जैसे हम लोग पानी के अंदर मिट्टी घोल देते हैं तो पानी दिखता है ना कि पानी साफ़ तो है नहीं, फिर हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ना, उसकी मिट्टी के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे भी अभी वो पानी हमें दिख रहा है गंदा गंदा सा, पेल येलो ब्राउनिश कलर का है। तो उसको अब हम क्या करेंगे, अगले वाले टैंक के अंदर भेज देंगे, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक। सिंपली ये था ग्रिड टैंक, ये था सेडिमेंटेशन टैंक। इसके अंदर क्या होगा, वो जो भी गंदा इफ्लुएंट था वो सारा का सारा हमने डाल दिया, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आफ्टर सम आवर्स जो उसका जितनी भी गंदगी है दैट विल सेटल डाउन। ये आपको जो ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, इसको हम बोलेंगे बेटा प्राइमरी स्लज। क्या है ये, दिस इज प्राइमरी स्लज। और ये सारा का सारा ऊपर क्या आ गया हमारे पास, क्लियर वाटर। सिर्फ क्लियर वाटर है, लेकिन अभी ये हार्मलेस नहीं है। तो ये जो प्राइमरी स्लज है ना बेटा, इसको हम यहाँ से जो है स्लज डिस्पोजल, ये देखो स्लज को यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं नीचे से, और ये जो ऊपर ऊपर का पानी बचा है इसको फिर हम कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इन दी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो ऊपर का पानी है इसके अंदर अभी क्या दिक्कत है, यहाँ पे है बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। अभी आपने सॉलिड वाला जो कूड़ा था वो सारा छान दिया, उसके बाद जो उसके अंदर जो कुछ डिजोल्व पार्टिकल थे वो भी सेटल करवा दिए बाय सेडिमेंटेशन, है ना। और यहाँ पे तो इस पहला स्टेप, मैं साथ साथ चलो लिखती भी रहती हूँ आपको, तो ये वाला जो स्टेप था बेटा पहला, ये स्टेप क्या था, दिस वाज दी फिल्टरेशन। यहाँ पे आपने क्या की, फिजिकल फिल्टरेशन की। दूसरे में हमने क्या की बेटा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से जो गंदगी नीचे बैठी है उस गंदगी का नेम हमने क्या दिया, प्राइमरी स्लज। उस प्राइमरी स्लज को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, अब ये यहाँ पे जो आया है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द प्राइमरी एफ्लुएंट। ये जो पानी बचा ना प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने भेज दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगी, अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या स्टार्ट होगा अब यहाँ पे, अब ये जो भी हो रहा है ये सारा का सारा, इस सारे को हम क्या बोलेंगे, दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा आप मुझे अपना दिमाग लगा के ये बताओ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसका होता है, प्राइमरी स्लज का होता है या प्राइमरी एफ्लुएंट का होता है। देखो डायग्राम में और समझो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब पूछूंगी ना तभी आपको छोटी छोटी यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। देखो बेटा प्राइमरी स्लज वो तो क्या था, जो नीचे बैठ गया है, जो भी डर्ट है और जो भी गंदगी थी वो तो है स्लज, उसको तो हम रिमूव कर देंगे नीचे से। जो ऊपर का पानी था जो अब कंपैरेटिवली थोड़ा क्लियर दिखने लगा है, बट इट इज़ रिच इन हार्मफुल माइक्रोब्स। गंदगी तो बैठ गई है लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें घुसी पड़ी हैं। तो ये वाला जो पानी है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्राइमरी एफ्लुएंट। ध्यान देना, इसी तरह अंदर से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो इस प्राइमरी एफ्लुएंट को अब हम कहाँ भेज रहे हैं, इन दी स्लज एक्टिवेटेड टैंक। इसके अंदर अब हमने क्या किया हो, इसको स्लज एक्टिवेटेड क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी 2-4 मिनट के बाद। यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने क्या लगाया होता है, इसके अंदर यहाँ पे लगाया होता है एक इस तरह का ब्लेड लाइक एजिटेटर।
व्हाट इज दिस? दिस इज द एजिटेटर। एजिटेटर, ये एजिटेटर क्या करता है? ये ऐसे घूमता रहता है, घूमने से इसके जो दो पंखे हैं, ये जो दो ब्लेड हैं, ये पूरा का पूरा जो प्राइमरी एफ्लुएंट है उसको किस में रखता है? मोशन में रखता है। मोशन में रखने की वजह से उसके अंदर क्या मिक्स होती रहती है? इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है। क्योंकि यहाँ पे अब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा बेटा वो किससे होगा? एरोबिक माइक्रोब यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं हमारी। और वो एरोबिक माइक्रोब कौन है? इसके अंदर क्या बैठे हुए हैं? इसके अंदर कौन बैठा है बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लॉक्स। अरे ये तो कलर दिखाई ही नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इस टैंक के अंदर? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे होगा? यहाँ पे हमने डाले हुए हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स समझ गए ना क्या है? बैक्टीरिया और फंगस, उन्होंने मिलके एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना दिए। और जितना आप ऑक्सीजन इसके अंदर, क्योंकि वो एरोबिक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एजिटेटर हमने क्यों लगाया है? ताकि ये उस प्राइमरी एफ्लुएंट को रोटेशन में रखे, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो। किसको? फ्लॉक्स को। अब ये फ्लॉक्स क्या करेंगे? जो हार्मफुल माइक्रोब्स है ना बेटा, उन सारे हार्मफुल माइक्रोब्स को अब ये डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो जैसे जैसे ये डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, हार्मफुल माइक्रोब को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होता है? जब ये डिस्ट्रॉय करते हैं तो इनको बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। एट स्टार्ट, जब स्टार्ट किया इसने बायोलॉजिकल प्रोसेस को, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, समझ रही हो ना? सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात चली। जब हमने स्टार्ट किया, वो कहाँ स्टार्ट होगा? यहाँ पे स्लज एक्टिवेटेड टैंक के अंदर। तो स्टार्टिंग में क्या था? इस यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वॉज क्वाइट हाई। अभी बताऊंगी क्या होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस टैंक की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें पता है किस चीज़ के बारे में बताता है बेटा? कि ये पानी कितना पोल्यूटेड था। क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड is directly proportional to the pollution। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या? देखो बेटा नेम से पता चल रही है। जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हमने यहाँ पे डाले हैं, जो माइक्रोब डाले हैं कि तुम गंदगी को मारो, जो हार्मफुल माइक्रोब है उनको मारो, और वो कौन है हमारे पास? फ्लॉक्स। वो फ्लॉक्स को ये ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये डिमांड कौन क्रिएट कर रहा है? फ्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो एरोबिक है। वो कह रही इतना गंदा पानी है, बहुत सारे माइक्रोब हैं, हमें इन्हें मारना है, इनको ख़त्म करना है। तो हम तो एरोबिकली काम करते हैं। हम जब अपना मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे, अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, तो हमें तो बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा गंदगी को मारना है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन। समझ रहे हो ना? और जैसे जैसे उसके अंदर पोल्यूशन, हार्मफुल माइक्रोब्स कम होते चले जाएंगे यहाँ पे इस प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर। क्यों? क्योंकि फ्लॉक्स उन्हें मार रहा है, ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जैसे 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 पोल्यूशन लेवल कम आता रहेगा, कम आता रहेगा। कैसे कम आता रहेगा? फ्लॉक्स ओवरकम कर रहे हैं उन हार्मफुल माइक्रोब्स पे, उनको किल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो पोल्यूशन धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे जैसे कम होता रहेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होती रहेगी। और एट लास्ट टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? इट विल डिक्रीज। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होने का मतलब क्या है? हमें पता चल गया कि पानी के अंदर जो पोल्यूशन था इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ सर्टन वैल्यू, कि वो बिल्कुल एक तरह से कम हो चुका है। तो समझ आ गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। ये जो फ्लॉक्स हमने यहाँ पे डाले हैं, जो अपने एरोबिक माइक्रोब हमने यहाँ डाले हैं, किस लिए डाले हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, कि भैया इसके अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब है ना उनको तुम घुस के मारो। कौन काम कर रहा है? वो फ्लॉक्स। कैसे हैं फ्लॉक्स? एरोबिक है। उनको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। कितनी ऑक्सीजन चाहिए? जितना ज़्यादा पोल्यूशन है उतना ज़्यादा काम, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन। समझ रहे हो ना? हम काम किस चीज़ से करते हैं? एनर्जी से। ज़्यादा काम करना है ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कम काम करना है कम एनर्जी लगेगी। समझ रहे हो? तो वही पोल्यूशन ज़्यादा है, ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी। पोल्यूशन कम है तो कम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस एरोबिक फ्लॉक्स, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पानी की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जैसे जैसे इसके माइक्रोब, हार्मफुल माइक्रोब कम होते चले जाएंगे ना, ये साफ़ होता चला जाएगा पानी, और बीओडी कम होता चला जाएगा। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन सा पानी ज़्यादा क्लियर है, जिसका बीओडी हाई है, जिसका बीओडी लो है,
या जिसका बीओडी मतलब कुछ भी और जो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास कि नन या बोथ, तो क्या लिखोगे? कौन सा पानी ज़्यादा साफ़ है? जहाँ पे बीओडी जितना कम होगा वो पानी उतना ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ज़्यादा हार्मलेस होगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? तो अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, हमने ट्रीट कर दिया यहाँ पे किसको, जो हार्मफुल माइक्रोब्स से। अब ये वाला जो पानी है, अब ये जो बचा है ट्रीटेड, अब इसको हम कहाँ पे भेज देंगे? फाइनल सेटलिंग टैंक्स में। फाइनल सेटलिंग टैंक्स में, क्योंकि इसके अंदर के माइक्रोब मर चुके हैं, अब इसको हम भेजेंगे यहाँ पे। जब हम इसको यहाँ पे भेज रहे हैं तो यहाँ पे अब अगेन हमें क्या करवानी पड़ रही है, एक बार फिर हमें करानी पड़ रही है बेटा सेडिमेंटेशन। सेटलिंग टैंक है ना, सेटलिंग टैंक में अगेन क्या होता है? सेडिमेंटेशन। अब यहाँ मैम सेडिमेंटेशन क्यों करवानी पड़ रही है? भाई इसके अंदर फ्लॉक्स नहीं घोले आपने, क्या है इस पानी के अंदर? इसके माइक्रोब्स तो मार दिए, हार्मफुल वाले माइक्रोब, लेकिन जो हमने अपने एरोबिक माइक्रोब डाले थे इन दी फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स क्या थे? बैक्टीरिया और फंजाई एरोबिक, वो हमने डाले थे, वो तो इसके अंदर घुले हुए हैं ना। अब इस पानी को इस टैंक में भेज देंगे, क्यों? क्योंकि भैया इधर से वो पीछे और ट्रीट होके यहाँ पे आ रहा है, तो ये टैंक हमें पिछले वाले अगले लोट के लिए खाली करना है, तो इसको आगे भेज दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसकी सेडिमेंटेशन होगी। सेडिमेंटेशन से क्या होगा, जो भी फ्लॉक था, जो भी गंदगी कंटेनिंग, जो भी फ्लॉक के साथ और भी जो गंदगी जो उन्होंने किल किया, जो भी माइक्रोब्स या कुछ भी थी, तो काफ़ी सारी गंदगी अगेन इस टैंक के अंदर दोबारा क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी। तो वो जो गंदगी सेटल डाउन यहाँ पे होगी इस टाइम पे, इस गंदगी को हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज नोन एज द सेकेंडरी स्लज। प्राइमरी स्लज पता है कब बना था? जब पहली बार सेडिमेंटेशन करवाई थी। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जब हम दोबारा सेडिमेंटेशन कराएंगे, उससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्लज। और सेकेंडरी स्लज को अगेन हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। कहाँ पे इकट्ठा कर लिया? यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। स्लज का हमने को सिर में थोड़ी मारना है, इसका हम क्या करेंगे? इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं हम। किस लिए, क्यों इसको यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं? इसकी भी डिस्पोजल करेंगे। कैसे करेंगे इसका डिस्पोजल? बाय यूजिंग बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में डाल देंगे इसको, और इससे क्या बन जाएगा? फ्यूल, बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे ये। ठीक है, तो कुछ भी खराब नहीं जा रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या देखनी है, जब सेडिमेंटेशन होगा उससे सेकेंडरी स्लज नीचे बैठ गया, तो सारा का सारा सेकेंडरी स्लज हम डिस्कार्ड नहीं करते। थोड़ा सा सेकेंडरी स्लज, अच्छा इन्होंने हाँ ये एरो लगा रखा है, देखो थोड़ा सा सेकेंडरी स्लज, ये पीछे एरो चल रहा है ना ब्लैक वाला, इसको देखो। तो ये कुछ जो स्लज है, ये बैक्टीरिया रिटर्न, किसके बैक्टीरिया है? सेकेंडरी स्लज। बैक्टीरिया के साथ साथ यहाँ पे फंजाई भी हैं। तो ये सेकेंडरी स्लज का ना कुछ छोटा सा पार्ट हम दोबारा से किस में डालते रहते हैं? इसके अंदर, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के पहले टैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, जब ये पानी प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ पे आया था एरोबिक ब्रेकडाउन के लिए, किसके माइक्रोब मर जाए, तो हमने एरोबिक माइक्रोब अपनी तरफ से डाले थे ना। ये जो बैक्टीरिया था, फंजाई थी, जिसको हमने फ्लॉक्स कहा था, ये फ्लॉक्स हमने खुद ऐड किए थे। ठीक है, तो अब जैसे हम हर बार दही जमाने के लिए इनोकुलम डालते हैं ना, कोई भी बैक्टीरियल कल्चर आपने उगाना है, माना आपके पास एक कल्चर मीडिया है, आपको बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करनी है, तो कल्चर मीडिया आपके पास है, पहले उसके पास बैक्टीरिया लाके रखोगे तो सही ना, वही बैक्टीरिया फिर आगे मल्टीप्लाई करके कॉलोनी बनाएगा ना। मतलब यू नीड अ सर्टन अमाउंट ऑफ इनोकुलम। तो वो सेकेंडरी स्लज वो इनोकुलम का काम करेगा। तो सेकेंडरी स्लज यहाँ पे क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इनोकुलम। कि जब दूसरा लॉट यहाँ पे आएगा प्राइमरी एफ्लुएंट का, गंदा पानी यहाँ पे आ गया, तो उसके अंदर फिर हमें क्या डालनी है? उसकी एरोबिक डिग्रेडेशन करानी है, फ्लॉक्स डालने। वो फ्लॉक हम कहाँ से लाएंगे भैया? सेकेंडरी स्लज इकट्ठा करते रहो थोड़ा थोड़ा, मेजर पार्ट इसका भेज दो गोबर गैस प्लांट में, और बाकी जो बचा है उसको हम कहाँ पे डालते रहेंगे? एज एन इनोकुलम, एवरी टाइम उसको डालते रहो यहाँ पे। वो क्या करवाएगा? अगेन फ्लॉक्स यहाँ पे ऐड हो गए, जितनी ज़्यादा एयर होगी उसमें वो और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, और क्या करेंगे? हार्मफुल माइक्रोब्स को मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर जब मार दिया फिर इधर आ गए, फिर वो फ्लॉक्स जो मल्टीप्लाई हुए थे नंबर में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतना ज़्यादा फ्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लॉक्स अपने आप को अपने आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बताया था ना। तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतना ज़्यादा फ्लॉक्स बढ़ जाएगा, और वो जो बढ़ा हुआ फ्लॉक्स है जब माइक्रोब मार दिए तो फ्लॉक्स इस पानी सेकेंडरी इफ्लुएंट के अंदर होते हैं। सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन कराया, और वो सारे के सारे फ्लॉक्स नीचे बैठ गए इन दी फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्लज, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं 90%, उसका 10% अगेन बचा के फिर टैंक के अंदर रिफिल कर देते हैं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा पानी इधर शिफ्ट कर दिया ना बेटा।
उसी में तो सेडिमेंटेशन कराई और सारा जो फ्लॉक यहाँ था वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया। अब इस बार अगेन इस टैंक में जब ये वाला पानी आया तो देयर आर नो फ्लॉक्स, तो फ्लॉक्स हम यहाँ से ऐसे इनोकुलम की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बचा लेते हैं और हर बार इसमें ऐड करते रहते हैं। समझ में आ गया? तो ये था बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये है हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और ये एक तरह से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसकी डिसइंफेक्शन स्टार्ट कर दें तो ये एक तरह का क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा टेरिशरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला पानी तो क्या है, नाउ इट इज़ फिट कि हम इसको यहाँ से निकालें और इसको हम कहाँ भेज दें, टू दी रिवर्स, क्योंकि ये क्या है अब इट इज़ दी ट्रीटेड वाटर। अब ये रिवर्स को पोल्यूट नहीं करेगा, आराम से आप भेज सकते हो, किसी तरह की हमें कोई भी गिल्ट नहीं होगी कि हमने पोल्यूशन फैलाया है रिवर में, नहीं, हमने ट्रीट कर दिया, उस पानी को भेज दो। या फिर उसको और पर्पजेज़ के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना, लाइक जैसे कहीं पे पौधों वोधों में पानी डालना है, ये वाला पानी यूज़ किया जा सकता है। जैसे सोसाइटीज़ में होता है, एसटीपी का जो पानी है कहाँ यूज़ होता है, सोसाइटी में जितनी ग्रीनरी है उनको पानी की ज़रूरत होती है ना, तो उससे उनको पानी दे दिया। उसके अलावा जो घरों के अंदर फ्लश टैंक्स होते हैं, फ्लश टैंक के अंदर ये वाला पानी आ जाता है, क्योंकि फ्लश टैंक में आपको क्या करना है, फ्लश ही तो करना है, इट इज़ ट्रीटेड वाटर, लेकिन इसको पी नहीं सकते। अगर पीने लायक बनाना है तो बेटा इसको टर्शरी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जिसमें इसकी डिसइंफेक्शन होगी, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स के थ्रू इसको गुजारा जाएगा, तब ये पीने लायक हो जाएगा। लेकिन टर्शरी ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। तो गॉट इट बेटा। तो यहाँ तक क्या हुआ हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हमने क्या कहा, फिजिकल, यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं था, फिजिकली पहले छाना, जितना छन सका, छनने के बाद भी कुछ माइक्रो पार्टिकल थे जो डिजोल्व थे, उनको हमने सेडिमेंटेशन से अलग कर लिया। तो सेडिमेंटेशन में वो प्राइमरी स्लज की फॉर्म में बाहर आ गए, और जो प्राइमरी एफ्लुएंट बना उसको हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज दिया। जब आगे भेजा तो क्या किया हमने, यहाँ पे फ्लॉक्स डाल दिए, मतलब एरोबिक माइक्रोब। अब समझ आया हेडिंग क्यों थी, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। कौन से माइक्रोब हेल्प कर रहे हैं, फ्लॉक्स हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे माइक्रोब कौन है, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स यहाँ पे डाले, और क्योंकि वो एरोबिक है, ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने एजिटेटर लगा दिया जो बार बार उस इफ्लुएंट को घुमाता रहे, इस पानी को घुमाता रहे, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लॉक्स अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा, और जितना पोल्यूशन है उस सारे को, जितने हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। हो गया। हमें जब लगेगा ऑलमोस्ट पानी का जो बीओडी है वो मिनिमम हो चुका है, अब इससे कम नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो पानी ट्रीट हो चुका है, अब उसको आगे भेज दो। क्यों, क्योंकि उसमें भाई फ्लॉक्स भी तो हैं, वो भी तो निकालने हैं। फ्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए अगेन हम क्या करा देते हैं, उसकी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से फ्लॉक्स नीचे बैठ गए, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्लज। उसको मैक्सिमम को हम फिर यहाँ भेज दिया जहाँ पे स्लज इकट्ठी हो रही थी, और उसका कुछ पार्ट इनोकुलम की फॉर्म में दोबारा जो नेक्स्ट प्राइमरी एफ्लुएंट आएगा उसके अंदर मिक्स कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो टर्शरी ट्रीटमेंट भी इसका किया जा सकता है। और ये जो स्लज इकट्ठी हुई है इसको हम कहाँ भेज देंगे, टू दी बायोगैस प्लांट। समझ में आ गया बेटा। तो ये एक एसटीपी का लेआउट होता है, इस तरह से एसटीपी लगाया जाता है कि कुछ चेंबर्स के अंदर क्या हो रहा है, फिजिकल ट्रीटमेंट होगा, फिर कुछ चेंबर्स के अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है बेटा। तो ये था हाउ सीवेज इज ट्रीटेड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है बेटा, अरे क्या होगा ये, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू क्लीन, हम कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ द वाटर, उसको हम लिखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लिख लोगे ना, इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर भी दी हुई है बड़ी अच्छी सी, वहाँ से आप लिख लेना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमें सिर्फ याद क्या रखनी है, सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोल्यूशन। कि जितना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। जब पोल्यूशन लेवल कम आएंगे तो बीओडी भी कम आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, इस चीज़ को तो नहीं भूलोगे ना, समझ में आ गया ना। तो बस ये वाला एक रिलेशन आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का सीवेज ट्रीटमेंट में कहाँ पे रोल था। चलिए उसके बाद आ जाएंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। क्या इसका क्या फ़ायदा क्या होता है, आपने माइक्रोबियल ट्रीटमेंट किया, सीवेज को ट्रीट क्यों किया। सबसे पहले किस लिए, टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। क्योंकि ये जो गंदा सीवेज वाला पानी था, अगर ये कहीं और जाता, पानी के अंदर ही मिक्स होता, क्या करता, वाटर पोल्यूशन फैलाता, है ना।
और क्या है, टू प्रिवेंट डेडली डिजीजेस, जो हार्मफुल माइक्रोब इसके अंदर घुले हुए हैं उनसे कितने सारे डिजीज होते हैं, उनसे आप बच सकते हो। और क्या फ़ायदा है इसका, सोच सकते हो। और इससे आपको क्या मिल रही है, एनर्जी भी तो मिल रही है ना। क्या इंपॉर्टेंस है, टू प्रोड्यूस एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फ्यूल। और क्या होता है, जितना ज़्यादा ये इकट्ठा होगा सीवेज, उतनी ज़्यादा क्या होगी, ऑर्डर, बैड ऑर्डर, टू गेट रिड ऑफ बैड ऑर्डर्स। सीवेज में से क्या खुशबू तो आने से रही बेटा, है ना, क्या आएंगी, बदबू आएगी। तो सारी इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीवेज को ट्रीट करना पड़ता है। और सीवेज को ट्रीट करने के लिए मैं और बताती हूँ, गवर्नमेंट ने भी अपने लेवल पे बहुत सारे एफर्ट कर रखे हैं। देखो गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया ना, हमारी एनसीईआरटी में भी मैंशनड है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, गैप एंड गैप। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है, गंगा एक्शन प्लान, और दूसरा क्या शुरू किया है, यमुना एक्शन प्लान। क्योंकि हमारे इंडिया की बेटा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, सबको पता है ना, ये रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है ना, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं इन दो रिवर्स के साथ। तो इन दो रिवर्स, यहाँ पे पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव चलाया है कि इन रिवर्स के अंदर इतना पोल्यूशन मिला है पिछले कुछ सालों में कि कुछ एरियाज तो इनके इतने पोल्यूटेड हैं कि स्मेल आती है वहाँ से निकलते हुए भी, है ना। तो इनको क्लीन कैसे किया जाए इन रिवर्स के आसपास, है ना, टू सेट अप मैक्सिमम नंबर ऑफ STPs नियर दीज रिवर्स। जहाँ जहाँ से बेटा ये दो रिवर्स गुजर रही है ना, वहाँ वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ STPs गवर्नमेंट ने लगाए हैं। किस लिए लगाए होंगे बताओ, इन रिवर्स के अंदर हम क्या छोड़ रहे हैं, गंदगी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो इंडस्ट्री से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है वो जा रहा है। सीवेज भी लोगों ने, कितनी सारे जो सिटीज़ हैं उनका सीवेज तक इन रिवर्स के अंदर हमने डायरेक्टली छोड़ दिया है। तो जगह जगह अगर STPs होंगे तो वो जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं वो रिवर में जाने से पहले हम उनको कहाँ भेज देंगे, STPs में डायरेक्ट कर देंगे कि भैया पहले ट्रीट करवा लो इनको, उसके बाद इसको रिवर में छोड़ देना। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये सारे इनिशिएटिव किसने लिए हैं, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इसके ऊपर कभी आ जाए, गैप और यैप क्या है, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, उनकी क्लीनिंग के लिए है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे माइक्रोब इन दी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब इसी के साथ थोड़ा मिलता जुलता सा ही टॉपिक है। अब ये बायोगैस क्या होती है, आपको पता है व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस में बेटा डोमिनेंटली तो इसका जो एक तरह से डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, डोमिनेंट कह लो या जिसको आप बोलोगे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का, क्या होता है वो, दैट इज दी मीथेन, है ना। मीथेन के अलावा बेटा इसके अंदर CO2 हो सकती है, H2 हो सकती है, SO2 हो सकती है, H2S हो सकती हैं, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन बायोगैस का कॉम्पोजिशन जो है। मीथेन तो होगा ही होगा, ये तो मेन है। मीथेन के अलावा इन गैसेस में से क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन कि बायोगैस आप कौन से सोर्स से बना रहे हो, है ना। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सोर्स। किस सोर्स से आप बायोगैस बनाने जा रहे हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा ना, सोर्स पे मतलब कैसे डिपेंडेंट है, हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। जैसे हमने चीज़ बनाया था, हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की थी, बेवरेजेस वगैरह बनाई थी, उन सब में हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा था, अल्कोहल एंड CO2, है ना।
तो यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मीथेन तो मेजर प्रोडक्ट है ही बनेगा बायोगैस में, लेकिन मीथेन के साथ CO2 H2 आएंगे, SO2 आएगी, H2S आएगा, क्या आएगा? क्योंकि सब एक ही टाइम पे नहीं आएंगी। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? आपका सोर्स कैसा है, कौन से सोर्स से आप बायोगैस बना रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है? टाइप ऑफ माइक्रोब्स, कैसे माइक्रोब्स आप यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, हमें तो पता बायोगैस के अंदर क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली मीथेन होती है। तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हम कौन से माइक्रोब बायोगैस के अंदर यूज़ करेंगे? ध्यान देना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी बायोगैस प्रोडक्शन? उनको हम बोलते हैं बेटा मिथेनोजेंस। पढ़े हैं ना ये मिथेनोजेंस 11th में, जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे, इनकी अलग कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी। मिथेनोजेंस, जेंस का मतलब जेनिक, जेनिक से आया ना वर्ड, जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग। तो मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को या मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? क्या है? मिथेनोजेंस आर दी मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, उनको हम बोलते हैं बेटा मिथेनोजेंस। ठीक है। और एग्जाम्पल कौन सा बैक्टीरिया होता है मैडम? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा? एक है मिथेनोकोकस, एक है मिथेनोबैक्टर, एक है मिथेनोफिलस, है ना, मिथेनोबैक्टर, ये लो। तो ये सारे के सारे क्या है? मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टर, ये सभी के सभी क्या है हमारे पास? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज है। और बेटा इन मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का काम क्या है? टू प्रोड्यूस दी मीथेन। और इनको हम और क्या बोल सकते हैं? मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टर, एक हम इनको बोल सकते हैं, हमारी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ? दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन। किससे? आप क्या सोर्स डाल रहे हो बायोगैस प्लांट के अंदर, वो बताएगा। और उसके अंदर हम क्या डाल देंगे? मिथेनोजेंस। अब ये मिथेनोजेंस बेटा कहाँ से मिलते हैं हमें? अब मिथेनोजेंस बताओ कहाँ से लेके आएंगे हम मिथेनोजेंस? मिथेनोजेंस का बेटा एक सोर्स तो हमारे पास क्या होता है? रूमिनेंट स्टमक। रूमिनेंट स्टमक, रूमिनेंट का स्टमक हमने पढ़ रखा है ना 11th क्लास में। क्या होता है बेटा रूमिनेंट के स्टमक के अंदर? बता सकते हो? रूमिनेंट के स्टमक के अंदर क्या होता है हमारे पास? चार इसके पास पार्ट्स पड़े थे ना, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, है ना। और इसके अंदर क्या रहता है? रूमिनेंट स्टमक के अंदर क्या होती है? इट इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है बेटा? सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? यही तो होते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। कौन करते हैं सेल्यूलोज डाइजेशन का काम? उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। क्योंकि देखो, जानवरों ने, ये गाय भैंस जितनी भी होती हैं, मतलब जितने भी रूमिनेंट्स हैं, वो क्या खाते हैं? घास फूस ही तो खाते हैं। घास फूस के अंदर क्या है? फाइबर और सारी चीज़ें तो हैं। उसके अलावा क्या है? सेल्यूलोज प्रेजेंट है। और इस सेल्यूलोज को क्या हम लोग पचा सकते हैं? अगर हम घास खा लें कच्ची, हम लोग पचा लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे पास नहीं है। उसको पचाने वाला जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास नहीं है। रूमिनेंट के स्टमक के अंदर है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, वो उस सेल्यूलोज को पचा देता है, जिससे उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है। अच्छा, फिर जब खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद उनकी बॉडी से भी तो क्या निकलेगा? सॉलिड, मतलब एक्सक्रीटा तो निकलेगा ना, बॉडी का वेस्ट निकलेगा रूमिनेंट। तो रूमिनेंट की बॉडी का वेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? रूमिनेंट का जो एक्सक्रीटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज नोन एज काउ डंग। ज़रूरी नहीं काउ का ही हो, है ना। सिंपली हम उसको क्या बोलते हैं? डंग, या हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? गोबर। एंड दिस गोबर या डंग इज रिच इन मिथेनोजेंस, क्योंकि उसके पेट में से ही आ रहा है ना सारा कुछ। जो अनडाइजेस्टेड रह गया या जो वेस्ट मटेरियल रह गया, उसके अंदर क्या होंगे? मिथेनोजेंस भी तो होंगे ना उसके अंदर। तो ये जो गोबर होता है, ये यूज़ होता है बेसिकली बायोगैस प्लांट्स में। और ये गोबर, ये रूमिनेंट्स कहाँ मिलते हैं हमें? आसपास, जहाँ पे रूरल एरिया होगा। गांव वाले लोग ही ज़्यादा पालते हैं, शहरों में तो जगह ही नहीं, अपने रहने लायक जगह मिल जाए वही बहुत है। तो गांवों के आसपास ही इसीलिए ये बायोगैस प्लांट्स जो है मोस्टली सेटअप किए जाते हैं,
क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाता है, हमें सोर्स मिल जाता है कि बायोगैस कहाँ से बनाएंगे। ये जितना भी एनिमल का जो डंग है, एक्सक्रीटा है, ये जो इकट्ठा होता है ना बेटा, इसको हम ट्रीट करने के लिए भेज देते हैं इन दी बायोगैस प्लांट्स। तो इसीलिए हम इनको गोबर गैस प्लांट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि बायोगैस किससे बना रहे हैं हम, कौन से सोर्स से बना रहे हैं, गाँव में बेसिकली गोबर से, तो गोबर गैस प्लांट या इसको हम बायोगैस प्लांट बोलते हैं। और क्या होता है, अब कैसा होता है ये प्लांट, चलो पहले ये देख लेते हैं। देखो इस तरह का बेटा सेटअप होता है, वैसे तो बहुत छोटी क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हो बायोगैस प्लांट को। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे वहाँ स्लज निकल रही थी, या तो स्लज या फिर ये जो गाँव से जो गोबर वोबर ह्यूमिनेंट्स का इकट्ठा उनका एक्सक्रीटा आ रहा है, तो उस एक्सक्रीटा को प्लस वाटर, अच्छा लिख रखा है यहाँ पे, हाँ डंग प्लस वाटर ये लिखा ही हुआ है। तो डंग प्लस वाटर के मिक्स होने से बेटा क्या बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं स्लरी। स्लरी कैसे, सेमी सॉलिड सा मटेरियल बन जाता है। गोबर के अंदर पानी डाल के घोलोगे ना तो पानी नहीं बना देना है उसको, थोड़ा सेमी सॉलिड सी कंसिस्टेंसी रखनी है, और उसको हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे इस टैंक के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इनलेट। इस इनलेट के अंदर डाल देंगे और इनलेट से वो कहाँ जाएगा, इस बड़े टैंक के अंदर। इस बड़े टैंक को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेस्टर टैंक। और इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर क्या हो जाती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है किसकी, डंग की। और डंग के पास क्या है, डाइजेशन कौन करवाते हैं, मिथेनोजेंस। और मिथेनोजन होते क्या, हमने ये तो लिखे ही नहीं। मिथेनोजेंस कैसे होते हैं, दीज आर एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या है ये, दीज आर एनारोबिक बैक्टीरिया, मीन्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एक्टिव हैं। तो देखो गोबर के अंदर क्या प्रेजेंट थे, डंग के अंदर मिथेनोजन प्रेजेंट थे। कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं। तो जब पानी इसके अंदर डाल के हमने यहाँ भेजा है, डाइजेस्टर टैंक पता कहाँ प्रेजेंट होता है, 10 to 15 फीट डीप इन दी अर्थ, मतलब सॉइल के अंदर 10 से 15 फीट का गहरा कुआं टाइप खोद देते हैं, उसके अंदर ये टैंक फिट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक। इसमें स्लरी आई, स्लरी के अंदर क्या थे, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेन, और यहाँ पे एयर तो है ही नहीं। तो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि एनारोबिक ही है ये बैक्टीरिया तभी एक्टिव होंगे, तो एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि देयर इज़ नो एयर। और वो एनारोबिक कंडीशन में क्या कर देंगे, इस सारे को डाइजेस्ट कर देंगे। और जब डाइजेस्ट करेंगे तो इससे क्या प्रोड्यूस होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होंगी। और वो गैसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस होंगी बेटा, देखो एक तो है CH4 मीथेन, CO2, और यहाँ डैश क्यों डाल दिया, डैश इसीलिए डाला कि ये तो दो गैसेस बनेंगी ही बनेंगी, उसके अलावा SO2 बनेगी, H2S बनेगी, या और क्या बनेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन कि ये जो डंग आपने लिया है ये क्या लिया था, गोबर लिया था, स्लरी ली थी, मतलब स्लज लिया था, या कोई और जो भी आपने सोर्स लिया है जिसको यहाँ पे आपने इनलेट किया है। समझ में आ गया। तो अगर तो ये हुआ क्या, अगर तो ये हुई गोबर गैस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस H2 आ जाएगी। तो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अगर कोई और सोर्स हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कोई और सोर्स हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकती है। समझ आ गया। तो ये दो मेन कंपोनेंट रहेंगे, और मेजर कंपोनेंट कौन है, मीथेन। अब ये जो गैस है ये सारी की सारी किस में इकट्ठी कर रहे हैं हम, गैस होल्डर में। और इस गैस होल्डर का जो ढक्कन होता है ना बेटा, इट इज़ फ्लोटिंग, क्योंकि जैसे जैसे गैस बनेगी, गैस हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तो वो ढक्कन क्या रहता है, हल्का फ्लेक्सिबल रहता है, उसकी वजह से वो ढक्कन फ्लोट करता रहता है जैसे जैसे गैस उसमें भरती रहती है। और उस गैस को इस मोटी पाइप से, इस पाइपलाइन के थ्रू आप कहाँ पे भेज सकते हैं, फॉर द डोमेस्टिक यूज़। इसको एज अ फ्यूल यूज़ करो, है ना, फ्यूल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइटनिंग पर्पजेज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका यूज़ क्या है इस गैस का, है ना, कुकिंग के लिए, कुकिंग पर्पजेज़, या फिर लाइटनिंग पर्पजेज़। ठीक है। अब आपके पास एक और चैलेंज आ गया। अब यहाँ से जो गैसेस निकली वो हमारे काम की थी, हमने कलेक्ट कर ली और उससे अपना काम चला लिया। हमें बाहर से हमारी ये भारत, इंडेन और ये जो HP की गैस होती है हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास अपनी बायोगैस आ रही है। ठीक है। लेकिन अब ये जो इसके अंदर सारा कुछ तो गैस में चेंज नहीं हो गया ना, जो बाकी का बचा हुआ है उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्लज। तो वो स्लज का क्या करेंगे, अब वो जो ट्रीट हो चुका है, इसमें से गैसेस निकल चुके हैं, डाइजेस्ट हो चुका है, वो जो बचा कुचा है उसको हम कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं बेटा, इस स्लज टैंक के अंदर। कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, इस स्लज टैंक के अंदर। और वो किसकी हेल्प से, आउटलेट की हेल्प से हम उसको निकाल लेते हैं बाहर। और ये जो स्लज है इसको फिर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बेसिकली दिस कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट।
ये एक तरह की कंपोस्ट ही तो है, जिसको हम कहाँ पे डाल सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल दो उसको एज अ वेरी गुड बायो फर्टिलाइज़र। तो बताओ क्या बायोगैस प्लांट में किसी भी तरह का कोई वेस्टेज हो रहा है, कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा है जो वेस्ट हो रहा है? जितना भी जो हमने इनपुट दिया था, उस इनपुट से हमने जो हमें चाहिए थी बायोगैस वो बना ली, और जो बचा खुचा था उसको भी हमने यूज़ किया है, किसके लिए, एज बायो फर्टिलाइज़र उसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है नहीं प्रोड्यूस होता है इस केस में। तो बहुत ही हाईली एफिशिएंट ये बायोगैस प्लांट्स होते हैं। और बेसिकली कहाँ पे लगते हैं, नियरली आपको गांव वाँव विलेज जहाँ पे होंगे, रूरल इस्टेब्लिशमेंट्स होंगी ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहीं पे र्यूमिनेंट्स हैं, वहीं पे ये डंग वगैरह हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, और वहीं पे हमारे पास ये एसटीपी कह रही हूँ, ये बायोगैस प्लांट्स देखने को मिलेंगे। आई होप सो आपने देखे भी होंगे कहीं पे, जो बच्चे कभी अपने गांव में उनके कुछ अभी भी रहते हैं रिलेटिव्स या उनका घर है, तो अपने वहाँ आसपास आप जाना, देखना, पूछना। तो वहाँ पर एक चीज़ है कि उसके आसपास स्मेल बहुत होगी, स्मेल तो ऑब्वियसली होगी ही होगी बेटा, है ना, क्योंकि क्या चल रहा है देखो इन चीज़ों का, डंग डंग में से तो वैसे ही बहुत स्मेल आती है, और उसको आपने पानी के साथ मिला दिया और उसकी एनारोबिक डाइजेशन करा रहे हो, तो बैड ऑर्डर विल ऑब्वियसली रिलीज्ड आउट फ्रॉम दिस टैंक। ठीक है बेटा, तो हमने माइक्रोब्स का रोल पढ़ लिया, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में पढ़ लिया, हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पढ़ लिया, फिर सीवेज को ट्रीट करने के लिए भी हमने कर लिया कि हम पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं माइक्रोब, और एक और तरीके से हमने देख लिया माइक्रोब्स का रोल इन दी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, फ्यूल बना सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो बेटा अब माइक्रोब्स का रोल हमारा एक और रह गया पढ़ने को कि माइक्रोब हमें और कैसे हेल्प करते हैं इन आर डेली लाइफ। वो हम पढ़ेंगे कि बेटा माइक्रोब हमें हेल्प करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। जो बचा हुआ बाकी का पार्ट है दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर, सर, मृणाल सर, सर, हाँ जी सर, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा? अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो बाकी टायर की कंडीशन? अच्छा अच्छा, चलो जो करा लेंगे, है ना। और क्या और क्या और क्या। चलो, लेकिन अजय पता है मैं तो यही कहूँगी ट्यूब डलवा के ना इसको डलवा तो जल्दी लेना टायर, क्योंकि हमें फिर कहीं घूमने वूमने जाना हुआ दिसंबर में कहीं भी, फिर उस वक्त वो खर्चा प्लस ये टायर का। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और साइलेंसर दिखाया? बहुत आवाज़ कर रहा है जो, बहुत ज़्यादा। पता हो आप गए, मेरे को तो अब शर्म आ रही, इतने छन 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 करते गए ना आप। हाँ, क्योंकि सर भी बता रहे थे आपका तो आने और जाने का मुझे पता रहता है, छुनछुने बजाते हुए आते हो, छुनछुने बजाते हुए जाते हो। ठीक है। मेरा हाँ एक ही हुआ, अभी लेक्चर अगला होना है अभी।
ओके। नहीं, मुझे पता था कि एंड में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ना। वैसे तो नहीं होती है मेरे को। हाँ।